नमस्कार। सर्वप्रथम माँ सरस्वती की वंदना, जिनकी कृपा से ज्ञान और साहित्य की धारा प्रवाहित होती है। रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ सहित विघ्नहर्ता गणेश जी को नमन करती हूँ। गुरुजनों को नमन, और जो हमारे जीवन पथ को प्रकाशमान करते हैं। माता पृथ्वी को वंदन करती हूँ, जिनकी गोद में समूचा जीवन समर्पित है, पुष्पित होता है। माता पिता को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए, जिनके संस्कार और जीवन की धरोहर हैं हम। सर्वप्रथम मैं आज के हमारे अतिथि हैं आदरणीय राजेश्वर प्रसाद जी। तो सर्वप्रथम मैं उनका परिचय करवाने जा रही हूँ। राजेश्वर राजू जी का व्यक्तित्व तो बहुआयामी और प्रेरणादायी है। राजस्थान विश्वविद्यालय जोधपुर से स्नातक शिक्षा प्राप्त की तथा मुंबई से 3 पीजी डिप्लोमा किए हैं। आपने राजस्थान स्टेट सीआईडी पुलिस की सेवा प्रारंभ की और भारत पाक सीमा पर अपनी तैनाती से राष्ट्र की सुरक्षा में योगदान दिया। तत्पश्चात इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी, भाभा इलेक्ट्रो एटॉमिक रिसर्च सेंटर बीएआरसी और न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एनपीसीआईएल जैसी राष्ट्रीय संस्थाओं में महत्वपूर्ण दायित्व निभाए। आप जनरल मैनेजर पद से सेवानिवृत्त होकर भी राष्ट्र सेवा और समाज सेवा में निरंतर सक्रिय हैं। बॉम्ब डिस्पोजल, सीबीआरएन वारफेयर, वीयू यू ये भी डिपो जैसे क्षेत्रों में विशेषज्ञता रखते हैं और अनेक विषयों पर देश भर के संस्थानों में व्याख्यान देते रहते हैं। साथ ही आप साहित्य क्षेत्र में भी एक प्रख्यात हिंदी कवि हैं। आपकी काव्य कृति जो कह न पाया शीघ्र ही प्रकाशन हेतु तैयार है। आपको मैजिशियन आर्टिस्ट सहित कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुए हैं। राष्ट्र गौरव प्राइड प्राइज ऑफ इंडिया, ग्लोबल एक्सीलेंसी रेड, डायमंड अवार्ड आदि मिले हुए हैं। सचमुच राजेश्वर जी अपने कर्म, कर्तव्य और सृजनशीलता से हम सबके लिए प्रेरणा पुरुष हैं। और वंदे मातरम ब्लॉग पर उनका स्वागत है। एक छंद से स्वागत करती हूँ। शब्दों में ज्योति जग आलोकित हो जाए, शब्दों की ज्योति से जग आलोकित हो जाए, भावों की धारा से हर मन पुलकित हो जाए, कविता की शक्ति से भारत का हो उत्थान, साहित्य दीप से जगमग हो ये जहान। इसके बाद मैं परिचय करवाना चाहती हूँ रोज की तरह ही आदरणीय भूतपूर्व ग्रुप कैप्टन विजयकांत वर्मा सर का, जिनका मैं परिचय करवाने जा रही हूँ। वे राष्ट्र के प्रहरी के रूप में गौरवशाली सेना अधिकारी, शिक्षाविद और समाज सेवी हैं। आदरणीय ग्रुप कैप्टन वर्मा सर, जो भारतीय वायुसेना में 24 वर्षों तक पराक्रम और निष्ठा के साथ सेवाएं देकर राष्ट्र गौरव बने, 2 विश्वविद्यालयों के कुलपति रहकर शिक्षा जगत को नई ऊंचाइयां दी। वर्तमान में गीता माधुरी रसोई के माध्यम से गैंग्रीन पीड़ितों को निःशुल्क पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराते हैं तथा जरूरतमंद बच्चों को शिक्षा और खेल कूद संसाधन प्रदान कर आत्मनिर्भर बना रहे हैं। साहित्य जगत में भी उनका योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। आदरणीय वर्मा सर किसी परिचय की मोहताज नहीं है। आप साहित्य जगत के सशक्त हस्ताक्षर हैं। तो आपके सम्मान में चंद लाइनें प्रस्तुत हैं। वीरता, सेवा और त्याग का सच्चा है मान, अनुशासन नेतृत्व से जग करता सम्मान, धरती से आकाश तक जिनकी छवि महान, भारत माँ के सपूत हैं हम सबका अभिमान, हम सबका अभिमान। तो अब सादर निवेदन करती हूँ। नमस्कार। नमस्कार। प्रणाम सर, प्रणाम। तो आप सभी का सादर निवेदन करती हूँ कि जी हाँ आप जी। जी अपने अनुभवों, विचारों और प्रेरणादायी प्रसंगों से हमें आलोकित करें। और इसी के साथ मैं इस ऐतिहासिक संवाद का शुभारंभ करने की घोषणा करती हूँ। तो वंदे मातरम ब्लॉग का आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। जी जी। आप लोग नमस्कार। जी जी। जी। इसी के साथ मैं थोड़ी देर के उजाले की लिए आग से जी मैं शुरू करूं। जी जी हाँ जी। उजाले की आग
से ही अंधेरा भाग जाता है, जादूगर जब मंच पर आता है तो जो वह चाहता है वही नजर आता है। तो आज हमारे मंच पर बहुआयामी व्यक्तित्व है जो एक जादूगर भी है, और इस मंच पर ये जादू ही है कि आज दिन और रात मिले हुए हैं। जो हमारे मेहमान हैं राजेश्वर राजू जी, वो अमेरिका में है जहाँ इस समय सुबह एक हुई बात है, बताओ, जब मैं और बोलेंगी तो मेरा एक्शन ठीक हम लोग यहाँ पे भारत में हैं, कांति जी दिल्ली में है, मैं जबलपुर में लास्ट हूँ। मोमेंट पर तुम्हें क्या तो कहा था? अ, यहाँ पे बोलने में थोड़ी बात सुबह और शाम मिल रहे हैं इस मंच में, ये एक जादू ही है। तो आज इस अंतर्राष्ट्रीय अनक मंच के जश्न आजादी के पर्व में आज 14वां दिन है, आज आखिरी दिन है। 10 दिन का पर्व हमने शुरू किया था, जो बढ़ते बढ़ते आज अपने आखिरी पड़ाव पे है, और वो आपके जादू से खत्म होगा। ये 14 दिन की जो शुक्ल पक्ष होता है, उस तरह का ये उजाला पक्ष है हमारे अनक मंच का। इसमें आपका स्वागत है राजू जी, और आप इस मंच पे बहुत हैं। कांति जी के साथ आपका बहुत पुरानी पहचान है, और आपकी जादू से मेरी पहचान भी पुरानी हो जाएगी। और हम शुरुआत करते हैं जी आपके बचपन की, बचपन से शुरुआत करते हैं अपने संवाद की। बचपन की खुशियों की, भौरों की बात करते हैं, कंचों से, दिलों से, मुस्कानों से मुलाकात की का आगाज करते हैं। तो अपने बचपन का अ, कुछ वाकया बताइए, कैसा परिवेश था आपके परिवार का, कहाँ आपका बचपन बीता, और आपके पारिवारिक जो परिवेश था उसके बारे में बताइए। यहाँ से शुरुआत करते हैं। हाँ जी, मेरा जन्म जयपुर राजस्थान की राजधानी में हुआ। फिर मेरे पिताजी का पोस्टिंग जोधपुर होने के बाद में हम लोग जोधपुर चले गए। मेरा पढ़ाई वगैरह जितनी भी है वो जोधपुर में, टू ग्रेजुएशन तक जोधपुर में ही किया मैंने। और जोधपुर में मैं जब छोटा था तो 4th क्लास तक तो एक प्राइमरी स्कूल में अलग से पढ़ाई किया। उसके बाद में मेरे घर के ही पास में एक स्कूल थी, कोतवाली स्कूल, वहां पर मैंने 5वीं से 8वीं तक किया। जब 5th में गया तब से मैं वहां पे हमारे निराम जी पुरोहित हेडमास्टर जी थे, तो उनके सानिध्य में मैंने बहुत कुछ सीखा। 5th क्लास का मैं था तब से मेरे को योगासन उन्होंने सिखा दिया था, और मैं पूरे क्लास का मॉनिटर भी रहा। फिर उसी स्कूल का मैं प्रेसिडेंट रहा कई सालों तक, 3-4 साल तक, मतलब 8वीं तक मैं प्रेसिडेंट भी बना हुआ रहा वहां पे। और मैंने पढ़ाई अच्छी सीखी, कोशिश यही करता रहा कि मैं कुछ न कुछ सीखूं। और आज मेरे जीवन में मुझे जितना भी बोलने का या लिखने का या मेरा जो भी शारीरिक, किस तरह से मैं स्वस्थ रह सकूं, मैंने वहीं से सीखा। और वो सीख आज भी मुझे याद है, और मैं हर काम में हमेशा आगे रहता हूँ। स्कूल में भी सुबह सुबह मॉर्निंग का 7 o'clock का न्यूज सुन करके मैं लिखता था। फिर स्कूल में जाते ही, क्योंकि मैं प्रेसिडेंट था, तो मेरे को वहां पर कविता, क्या सॉरी, न्यूज सुनाना होता था। उसके बाद में प्रार्थना वगैरह सब होने के हिसाब से फिर हम क्लास में जाते थे। बहुत मेहनत किया। और जब मैं 11th क्लास में आया तो मेरे पिताजी बीएसएफ में ऑडिट कमांडेंट थे, तो उनका एक्सीडेंटली डेथ हो गई थी मध्य प्रदेश सागर में। सीएसएमटी स्कूल का वो इंस्पेक्शन में गए थे, तो कमांडेंट आर के मेहता गाड़ी चला रहे थे और पिताजी आगे बैठे थे, तो जीप उलट गई और मेरे पिताजी की एक्सीडेंटली डेथ हो गई। हम 7 भाई और एक बहन एकदम अनाथ से हो गए, जैसे कि
क्या गुजरेगा। फिर मेरी माताजी ने बहुत हमें संबल दिया और बहुत पढ़ाया, तो हम सातों भाई ग्रेजुएट होकर के सारे ऑफिसर बने। मेरी एक बहन थी, वो भी ग्रेजुएट होकर के ऑफिसर बन गई। और भगवान की दया से मेरी मम्मी ने सभी लोगों को संभाला। हाँ, मुझे याद है कि हमने पिताजी के डेथ के बाद में बहुत गरीबी देखी कुछ समय तक। अ, पालक भी हमने झोल वाली सब्जी खाई है, वो भी दिन नहीं भूल सकता। मगर आज के दिन में हम लोग, सभी लोग बहुत अच्छे हैं। अपने सारे और सबके अलग अलग मकान भी है, बहुत बड़े बड़े मकान है। सबको एक एक दो दो बच्चे भी हैं। और मेरे तो दो एक ग्रैंडसन एक ग्रैंड डॉटर भी है। अभी हम लोग अमेरिका में आए हुए हैं। और सारे भाई वेल सेटल्ड हैं, किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। माता पिता की जो कृपा हमारे पर बनी रही, वो हम उन्हीं का आनंद प्राप्त करते जा रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। यूं ही नहीं मिलती मंजिलें, बड़ी मेहनत से आशियां बनाना होता है। एक चिड़िया का ऊंचा उड़ना होता है, एक एक दिन का उठाना और सजाना होता है, तब एक आशियाना बनता है। और देखिए, पुराने समय में पढ़ाई का अपना एक अलग मुकाम था कि आपको अपने हेडमास्टर का नाम भी याद है अभी तक। नहीं तो आजकल जो शिक्षा, अंग्रेजों ने जो शिक्षा को मोल्ड किया, तो उसके बाद तो आजकल के बच्चों को हेडमास्टर क्या, वाइस चांसलर क्या, क्लास टीचर क्या, किसी का नाम याद नहीं रहता। अपने क्लास के जो फ्रेंड है उनका नाम पर याद रहता है। तो जो एक बीच में कहना चाहूंगा कि मुझे मेरे जो, चूंकि मैं क्लास का मॉनिटर और प्रेसिडेंट भी था, 4 साल तक लगा था। तो स्कूल में एक रजिस्टर होता था, हाजिरी का रजिस्टर बोलते थे, अटेंडेंस रजिस्टर। उसमें बच्चों के नाम और पिता का नाम लिखा रहता था। मुझे मेरे दोस्तों के और उनके पिता का नाम भी याद है। अभी मैं जब राजस्थान जयपुर जब जाना था, मेरे को एक प्लान बनाया था, तो मैंने एजुकेशन डायरेक्टर जो अजमेर में बैठते हैं उनको फोन किया कि मैं मेरी स्कूल में विजिट करना चाहता हूँ, तो आप वहाँ के कोई भी एजुकेशन ऑफिसर को बोलिए कि वो मेरे से कांटेक्ट करें। साहब, आप यकीन नहीं करेंगे, वो एजुकेशन ऑफिसर एक कपिला बानो करके थी, उनका फोन आ गया कि सर हमें मैसेज मिला आप अपनी स्कूल में विजिट करेंगे, हम आपको आपकी स्कूल के अलावा हम 5-6 स्कूलों में भी लेके जाएंगे और आपसे सबसे मुलाकात करेंगे। मैं वहां गया, मेरी स्कूल में मेन दरवाजे को मैंने सर सर पे लगाया और ऐसा लगा कि मैं वास्तव में वापिस 5वीं क्लास का स्टूडेंट बन गया हूँ। मैं एक एक क्लास में घूम के आया, जहाँ जहाँ मेरे लेक्चर होते थे या जहाँ जहाँ मैं प्रार्थना करता था, जहाँ वे जो विज्ञान का हमारा लाइब्रेरी थी उसके अंदर भी गया, सब जगह घूम के फिर मैंने वहाँ पे मैजिक शो भी किया। और जितने भी बच्चे, सारे जितने भी थे, उन लोगों को लगा कि एक पुराना स्टूडेंट यहाँ आकर के क्या करेगा। मैंने जादू का शो करके जितने बच्चों में से जो प्रथम आए थे, वो सबको मैंने उस टाइम में मैं 500 रुपीज दिया, सेकंड वाले को 200 और थर्ड वाले को 100 रुपीज दिए। फिर चारों स्कूलों में, ये मेरी स्कूल के अलावा 4 नहीं 5 स्कूलों में लेके गए, वहां पे भी मैंने सब जगह मिला। और बच्चे जो प्रथम आए, सेकंड आए, थर्ड आए, सबको मैं एक अलग से गिफ्ट दिया, 500, 200, 100 का, कि वो लोग आगे प्रगति करें, प्लस दूसरे बच्चों को यह सीख मिले कि हम लोग भी अगर अच्छे नंबर लाएंगे तो हमें भी कुछ न कुछ इनाम मुझे मिलेगा। ऐसा मैं ये सोच करके ये भी सभी किया लोग और देख रहे बहुत थे तो अच्छा लगा। वाह, क्या बात है। लेकिन बहुत बड़ा व्यक्तित्व लीडरशिप की है क्वालिटी जो है वो अ, जो माता बचपन में ही पिता बढ़ जाती है और दिखने लगती है और सबसे बड़ा रंग अपना दिखाती ही है। और उसका ही जोधपुर में कार्य आपका 10 समय बीता। जोधपुर एक अ, फिर संता जोधपुर का किला, और तो जोधपुर सर ने अब बोला तो ना वो किला कि मेरे आप ख्याल से निकाल दो इसे होटल में वहाँ पर तब्दील हो गया है ऐसे ऐसे बोल कुछ रहे हैं पोर्शन। और मैं जोधपुर वो जाता सामान रहता था और वहाँ कि की कचौड़ी बहुत फेमस थी।
कचौरी, रोटी बड़ा, मिर्ची बड़ा, कचौरी। तो जोधपुर से मेरी भी कुछ यादें जुड़ी हैं और हमने एक चीज तो कॉमन है कि आप 6 भाई सात और भाई और एक बहन थे। हम लोग 6 भाई और 2 बहन हैं, तो नंबर कहीं ना कहीं लिखता है, एक जैसा एक ही जादूगरी है। तो उसके बाद जोधपुर के बाद आपने आपका विवाह कहाँ, वहीं जोधपुर में रहते हुए हुआ या बॉम्बे पढ़ने के बाद हुआ? मैं बॉम्बे पहुंचने के बाद में हुआ। मेरा विवाह चूरू में हुआ और ये 85 में मेरा विवाह हुआ था। और मेरी मिसेज जो है चूरू की है, उन्होंने एमएससी किया हुआ था वहां से, चूरू से। और फिर शादी के बाद में मेरे पास आ गए तो बॉम्बे में, तो बॉम्बे में मैंने इनको बीएड करवाया। फिर बाद में इनको पीएचडी और आगे पढ़ने का था, तो पीएचडी के लिए मैंने बीकानेर में ट्यूबर कॉलेज में एडमिशन भी दिला दिया। तो उन्होंने कुछ पेपर भी इनके पब्लिश हुए थे, इंटरनेशनल के पेपर्स भी हो गए थे, मगर वो फाइनल डिग्री अभी तक ले नहीं पाई। अभी उनकी इच्छा नहीं हो रही है। तो नहीं तो वो भी पीएचडी कर लेते थे। फिर आपने राजस्थान सीआईडी हाँ। ज्वाइन किया। हाँ जी, हाँ जी। सीआईडी नाम सुनते ही थोड़ा सा ग्लैमर सर, आ जाता है। आप एयरफोर्स में थे जोधपुर में, रातनाडा में, जहाँ पर एयरफोर्स का ऑफिस है। जी। वहां पे भी मैं कई बार जाना आना होता था, क्योंकि मेरे पिताजी कमांडेंट थे, ऑडिट कमांडेंट थे, तो वो बीएसएफ में थे। वो एयरफोर्स के भी इंस्पेक्शन में आते थे कभी भी अकाउंट्स के हिसाब से। तो मेरा वहां भी जाना हुआ तो होता था रातनाडा में। और रातनाडा का गणेश जी का मंदिर हो या जोधपुर का सोसाइटी गेट में जनता मिष्ठान भंडार का मिर्ची वड़ा हो, कचौरी हो या कुछ भी हो, वो आज भी यादें हमारे से जुड़ी हुई है। और पिताजी के डेथ के बाद में, जब मेरा 74 में पिताजी की डेथ हो गई थी, तो थोड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस तो हो ही गया था। तो मैंने 75 19 दिसंबर को मैंने सीआईडी ऑफिस ज्वाइन किया। और करने के बाद में मेरा पोस्टिंग सीधा बाड़मेर जिले में हो गया था। चेक पोस्ट पे था, फिर चेक पोस्ट से मेरे को आईपी में इंटेलिजेंस में रखा था। तो मैं पाकिस्तान के बॉर्डर पर कटरा रोड में मेरा पोस्टिंग था, और कटरा सिटी पाकिस्तान में होती है। तो एक बार फायरिंग एक्सचेंज में मेरे पैर में गोली भी लगी। तो भगवान ने ये किया कि मेरे जो है पैर में ही गोली लगी, क्योंकि पाकिस्तान की गोली तो पैरों में ही जा सकती है, मेरी गोली जरूर उनके सीने में जाती है। तो फिर वहां से मेरा ट्रीटमेंट करके फिर मेरे को आईबी ने डेपुटेशन पे ले लिया। आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो भारत सरकार का मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर में आता, उसमें था मैं। वहां पर मेरे को नौकरी करते हुए मेरे को बहुत सारे काम दिए थे, टारगेट भी दिए थे। तो मेरे को रशिया पोस्टिंग किया गया मेरा 3 साल के लिए एज ए एडमिनिस्ट्रेटर। आई वाज सेकंड इन कमांड विद एम्बेसडर। वो भी मैंने बहुत सारा अच्छा वहां पे काम किया। फिर वो करने के बाद में मेरे को भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में मेरे को डेपुटेशन पे भी भेज दिया, सिक्योरिटी ऑफिसर बना के। वहां से फिर मेरे को न्यूक्लियर पावर ने ले लिया मेरे को डेपुटेशन पे। और फिर मैं वहां से रिटायर भी हो गया एज ए डिप्टी जनरल मैनेजर एचआर के हिसाब से मैं रिटायर हुआ। सिक्योरिटी एंड विजिलेंस में काम करते हुए फिर मैं एचआर में डाइवर्ट हो गया था, इसलिए मैं एचआर में चला गया। बट वेरी नेक्स्ट डे मेरा रिटायरमेंट के पीएमओ से सूचना मिली। मेरे को मेरे ही विभाग का न्यूक्लियर पावर एटॉमिक एनर्जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एडवाइजर बना दिया गया। 1 साल के लिए मैं एडवाइजर की पोस्ट पर था। फिर वो मेरा खत्म हो गया 1 साल के बाद में। तो फिर मेरे को महाराष्ट्र सीआईडी पुलिस ने, महाराष्ट्र स्टेट इंटेलिजेंस ने मेरे को फिर अपॉइंट किया था एज ए ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी, दैट इज द डीआईजी रैंक से मेरे को फिर उन्होंने अपॉइंट कर दिया। फिर 2-3 साल तक मैं काम किया। फिर मेरा एक ही लड़का है, उसका अमेरिका में है, तो फिर मेरे को वहाँ आना जाना पड़ता था। तो 6 मंथ एवरी ईयर 6 मंथ की छुट्टी लेना मुश्किल होता था। तो मैंने पिछले 3 साल से मैंने रिजाइन कर दिया। एंड आई एम हैप्पी कि मैंने मेरे देश के लिए या मेरे लिए यहाँ रोटी पाने के लिए मैंने बहुत सारा काम करने की कोशिश की, और भगवान ने मुझे उसमें हर एक जगह सफलता प्राप्त करवाई।
जी, बहुत खूब आपका मतलब सफ़र बहुत कई मोड़ से गुज़र कर के आप यहाँ पे पहुँचे हैं। तो हर मोड़ के बाद आपने एक नया रास्ता लिया है और फिर एक मोड़ रिटायरमेंट का भी आता है, जिसके बाद नया रास्ता नहीं आता, लेकिन एक मैदान आता है जिसमें आप अपना या तो अपना एक नया खेल का ग्राउंड बनाते हैं। आपने वहाँ खेल का ग्राउंड बना लिया है। आप मैजिशियन का भी आप काम करते हैं और देश सेवा भी करते हैं। तो जो सीआईडी वाला आपका जो शुरुआत हुई जासूसी से, जासूसी बड़ी मेहनत का काम होता है। सीआईडी सुनते ही लोगों को देवानंद की पिक्चर याद आती है, पुरानी सबसे बहुत पॉपुलर पिक्चर रही है सीआईडी। देवानंद की थी या मेरे ख्याल से गुरुदत्त की थी, किसी की थी। तो वहां पे जब आपकी बॉर्डर में पोस्टिंग हुई, जहां आप बोल रहे हैं कि गोली भी आपको लगी, तो उसके बाद में कुछ बताएं। मैं भी वहां जाता था जोधपुर में। उत्तरलाई में जाते थे आप? उत्तरलाई में जाते होंगे। हाँ, उत्तरलाई वो बॉर्डर पे जाता था, रन ऑफ कच्छ में जाता था मैं। और वहां पे सिर्फ ऊंट ही जो है वही सवारी, और बहुत कुछ ऐसे लोग जो ऊंट का निशान देख के पैरों का वो बता देते थे कि कौन आया है, मतलब बॉर्डर किधर से आया, किधर से मूवमेंट हो रहा है। बिल्कुल सर। मूवमेंट वो बता देते थे। तो आपका जो ये एक्सपीरियंस रहा है वहाँ पे राजस्थान सीआईडी में और बॉर्डर पे जो आपका असाइनमेंट रहा है, उस कैसे गोली लगी, क्या हुआ था, कुछ उसके बारे में अगर साझा कर सकते। ये क्या था कि हम लोग को जब ये ट्रेनिंग और थोड़ा आगे के लिए बॉर्डर के लिए भेजते हैं तो एक दो दिन थोड़ा खाली छोड़ देते हैं। वो 2 दिन तक पानी भी नहीं मिलेगा। थोड़ा हम लोग एक टफ ट्रेनिंग थी वो सीआईडी वाली। तो वो टाइम में हम लोग जब इवनिंग के टाइम जब हम सो गए थे और हमारा जो बीएसएफ का जो कैमल का जो सर्वे करके वो सब चला गया था, उसके बाद में उधर से कुछ पाकिस्तानी लोग आए थे और डायरेक्ट रूम के ऊपर फायरिंग कर दी। तो दरवाजा तोड़ के वो लोग का फायरिंग की आवाज सुनी। जब तक हमारे बीएसएफ के लोग वापस आ गए थे कैमल से कि कुछ आवाज सुनने के बाद में, तो उस चक्कर में मेरे पैर में ही गोली लग गई थी और बच गया। और ये इसलिए बचा कि मैं और भी बहुत सारे काम करूं या मेरे परिवार को मैं देखूं। अगर मृत्यु हो जाती, शहीद हो जाता, तो हमारे परिवार पर एक भारी पड़ जाता, क्योंकि मैंने नई नौकरी शुरू की थी। ये दिसंबर 75 19 दिसंबर को ज्वाइन किया था और ये 76 की बात है, मार्च अप्रैल में ये इंसिडेंट हो गया था। और थोड़ा ये इंसिडेंट को सीक्रेट रखा गया था। तो मतलब भारत को ये चीज नहीं दिखानी थी, कुछ तो ऐसा प्लान था। तो इट वाज सीक्रेट प्लान हो गया था। और बॉर्डर पे क्या है कि कुछ गांव वाले लोग भी आने जाने का करते हैं, कुछ स्मगलर भी आपस में कर लेते हैं। ये बीएसएफ की नजर में नहीं आ पाता था, क्योंकि वो एक जैसे लोग थे, एक जैसी आवाज थी। बोला मैं तो ये गाँव रो हूँ, माल का ही हो गया, ऐसा करके वो बात करते थे। कपड़े उनका पहचान, तो ये है उधर इस तरह से होता है बॉर्डर। नहीं, पूरा बॉर्डर भारत का अभी तक फेंसिंग नहीं हो पाया है। अगर फेंसिंग और इलेक्ट्रिफाइड अगर फेंसिंग हो जाती है तो काफी सुरक्षित हो जाते हैं। और दूसरा कि जो मुनाबाव में जो ट्रेन आती है पाकिस्तान से, तो उसमें भी क्या है कि लोग आते हैं और वापस जाते नहीं। फार्म भर दिया, एड्रेस लिख दिया, तो मेरे को याद है अलमारी भरे हुए पेपर्स पड़े हैं। हम लोग हर एक वो जो जिस डिस्ट्रिक्ट में जाता है बाड़मेर से, सबको एसपी वगैरह को भी लेटर लिखते हैं, मगर वो पाकिस्तानियों को पता ही नहीं है। वो वापस तो जाते ही नहीं है कोई भी, क्योंकि भारत एक ऐसी जगह है जहाँ पर सारी सुविधाएं हैं। वो यहाँ आएगा, आलू खाने का ठेला भी लगा लेगा, मालूम ही नहीं पड़ेगा।
और कुछ यहाँ पे भ्रष्टाचार भी काफी फैला हुआ है, तो वो अपने आधार कार्ड बनाना या कुछ भी करना है, वो अपना जन्म तारीख का बनाना, ऐसा सब कुछ ये बना के ले लेते हैं और वापस नाम नहीं लेते हैं। तो वो एक सही कह रहे हमसे सही कह रहे क्योंकि अम, इतनी कोशिश के बावजूद एक तो शक्ल और सब रहन सहन मिलता है और फिर हाँ जी, कुछ यहाँ देश में भी ऐसे भ्रष्टाचार हैं, कुछ लोग हैं जो वफादारी नजर नहीं आती जमाने भर में, वफा का जितावा को देख लेते हैं। तो ये भी है और दूसरी बात ये भी है कि हमारी बॉर्डर इतनी बड़ी है और कुछ टेरेन इतने डिफिकल्ट हैं कि वहाँ मतलब बॉर्डर में कांटे तार लगाना और वो काफी डिफिकल्ट काम है और चल रहा है हालांकि, लेकिन ये कभी मुकम्मल पूरा हो नहीं सकता और अंदर के जो लोग हैं वो भी कुछ मदद कर देते हैं वहाँ वालों की। तो आपने सही कहा कि उसके चलते ऐसी ऐसी घटनाएं होती हैं और धीरे धीरे वो कम हो रही है क्योंकि हमारा हमारे फोर्स का पहले ऑफेंसिव कभी रोल नहीं रहा है, डिफेंसिव रोल रहा है। अब जाकर के ये थोड़ा सा इसमें बदलाव आया है कि हम सिर्फ सुरक्षा, अपनी आत्मरक्षा नहीं करेंगे, हम अगर जरूरत पड़ी तो उधर जाकर के भी हमला कर सकते हैं। हमला ये कर सकते। ये बदलाव आया है और ये बहुत बड़ा बदलाव है। अच्छा बदलाव है भारत की सुरक्षा के हिसाब से, पब्लिक का सुरक्षा के हिसाब से जो है, जिस तरह से सभी तीनों सेनाओं को जो छूट दी गई है, तो वो बहुत जरूरी थी। इसके पहले ऐसा नहीं था, तभी तो हम लोग जो है हमेशा वो डिफेंसिव रहते थे। अभी तो हम लोग भी उसके ऊपर मुकाबला करें, ये हमेशा रहा है। वैसे कानून के हिसाब से जान और माल की रक्षा के लिए आप हत्या कर सकते हैं, मगर यहाँ पर जो कानून के जो हमारे बहुत सारे काले कोट वाले हैं, वो वो एकदम उल्टा मामला कर देते हैं। यहाँ तक कि जिन्होंने भारत पे अटैक भी किया, उनको बचाने के लिए रात को 12 बजे अगर कोर्ट खुलवा देते हैं, तो ऑर्डिनरी आदमी के जो है बचाव के लिए, जिन्होंने जो कुछ नहीं किया, उनको बचाने के लिए कोई भी यहाँ पे कानून नहीं है। अभी कानून में भी बदलाव हो रहा है और पहले जजों का अपॉइंटमेंट भी जो है वो जस्ट एक रिकमेंडेशन से होता था, और वो रिकमेंडेशन पॉलिटिशियंस कैसे देते हैं ये सबको अंदर की बात मालूम है। तो वो जजेस जो है वो उन लोगों की सुनते थे जहाँ पर ये लोग का अपराधीकरण में शामिल है, उन लोगों से सुन रहे हैं। और ये हकीकत है, वो चाहते हैं कि हमारा देश में कानून की व्यवस्था इतनी अच्छी हो जाए कि हर एक फैसला, कोई भी क्राइम होता है तो उसका महीने भर में उसका फैसला आ जाना चाहिए, वरना हॉस्टाइल हो जाते हैं विटनेसेस। और उसमें क्या होता है कि जो जो जिंदगी पूरी गुजार देते हैं, उनको बेचारों को वो बाद में बहुत मुश्किल से जीना होता है। तो ये मेरा सही कह रहे हैं। भारत सरकार से निवेदन हमेशा यही रहा है कि अभी मेरा दिल्ली में एक लेक्चर था, ये जजों के लिए एक कमेटी है, उनके अंदर मेरा एक लेक्चर रखा गया था जुडिशियल अकादमी दिल्ली में। तो वहां पर भी मैंने बताया 140 नए जजों का अपॉइंटमेंट हुआ था दिल्ली में। उस टाइम में मैंने उनको, मेरे को बुलाया गया था कि एटिकेट्स इन प्रोफेशनल लाइफ एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट, सेल्फ मोटिवेशन सब्जेक्ट दिया था। तो मैंने उनको यही बताया कि आप एक जज होने के नाते देश की रक्षा के हिसाब से अपराधियों को जिस तरह से सजा मिलनी चाहिए वो दिए जाए, और जो अपराधी नहीं है उनका वास्तव में आप देख करके उसका फैसला होना चाहिए। आप यही नहीं कि ये कानून बोल रहे हैं और जज, ये वकील जो होते हैं वो अपराधियों को बचाने के लिए होता है। तो आप ये चीज को ध्यान रखिए कि अपराधी बच न पाए, और जो अपराधी नहीं है उनको पास जल्दी फ्री किया जाए, और हर एक फैसला जितना जल्दी हो सके आप 1 महीने के अंदर करने का। वैसे जजों का और भी अपॉइंटमेंट हो रहे हैं, तो
मेरी वहाँ पे मेरे को बुलाते रहते हैं लेक्चर के लिए, तो मैं वहाँ पे भी जाता हूँ। जी, बहुत खूब। तो यहाँ आप जब भाभा एटॉमिक रिसर्च में डेपुटेशन पे थे और फिर एमपीसीआई में भी थे, तो आपने कुछ बॉम्ब डिस्पोजल का और बायोलॉजिकल वॉरफेयर और न्यूक्लियर वॉरफेयर का कोर्स भी किया है, मेरे को ऐसा लगता है, क्योंकि यस 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 मेरा जी मैंने बॉम्ब डिटेक्शन डिस्पोजल का कोर्स कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग फैकल्टी ऑफ कॉम्बैट पुणे के से किया। वो मेरे को बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की तरफ से ये कोर्स के लिए भेजा गया था, वो मैंने कोर्स किया। और ये कोर्स करने के बाद में मैं ऑल इंडिया पुलिस का फैकल्टी मेंबर हूँ। महाराष्ट्र पुलिस, दिल्ली पुलिस, ऐसे सब जगह जगह पे मेरे लेक्चर्स होते हैं। और जिस जगह में मेरे को जाना होता है, इसकी सुविधा मुझे ये हो गया, मैं कंसर्ट एसपी को या कमिश्नर ऑफ पुलिस को मैसेज डालता हूँ कि मैं इस तरह से ऐसा विजिट हो रहा है एंड आई वुड लाइक टू डिलीवर माय लेक्चर ऑन बॉम्ब डिटेक्शन डिस्पोजल। तो वो लोग मेरा जो सम्मान कर देते हैं और मेरे लेक्चर्स होते रहते हैं हर एक जगह पे भी। एक जमाना था बॉम्ब डिस्पोजल और डिटेक्शन जो है वो बहुत रिस्की था। मेरी बहुत से जो मित्र हैं एयरफोर्स में जो ये काम करते थे, कई एक्सीडेंट हुए हैं। मेरे एक तो ऐसे कोर्समेट हैं जो जिन्होंने अपना हाथ पैर गंवा दिया उसी डिस्पोजल। लेकिन अब बहुत सा बदलाव आ गया है, बहुत सी मतलब कि आपके पास में बॉम्ब सूट्स अवेलेबल हो गए, प्लस ट्रेनिंग जब दी जाती है तो अगर उसको ध्यान से लेंगे तो आपके साथ एक्सीडेंट नहीं हो सकता है। जैसे जहाँ पे भी बॉम्ब में आप जा रहे हैं, आप सीना तान के गए नहीं, उसको क्रॉलिंग में जाना पड़ेगा आपको। अगर बिना क्रॉलिंग के जाएंगे तो विस्फोट हो गया तो आपका शरीर छिन्न भिन्न हो सकता है। अब क्रॉलिंग से जाएंगे, आपके पास में छोटा अगर एक्सरे मशीन जो होती है बैग के जैसा होता है, वो ब्रीफ केस के जैसे आप उससे चेक करेंगे वो बॉम्ब है या नहीं है तो किस तरह से डिस्पोज करना है, ये जिन्होंने कोर्स किया वो कर सकते हैं, ऑथोराइज पर्सन कर सकते हैं। जनरली लोग क्या होता है कि पुलिस में भी मैं ये पढ़ाता हूँ, जैसे ही बॉम्ब का हो गया तो एक हॉल में बॉम्ब रखा हुआ है, पुलिस वाले जाएंगे राउंड करेंगे, हवलदार को बोल देंगे हवलदार जी तुम ध्यान रखो, थानेदार जी बाहर खड़े हैं, हवलदार जी भी देख रहे हैं, राउंड करते जा रहे हैं। नहीं, एक्चुअली हर एक का जो है एक डिस्टेंस से दूरी से उसको देखना होता है, वह नजदीक जाना नहीं। अगर आप चल रहे हैं तो आपका हवा का काट के जो चल रहे हैं उसके भी वजह से उसमें विस्फोट हो सकता है। आप बीच में मोबाइल मोबाइल का जो वो उसमें ध्वनि जो निकलेगी, अगर उसका वेपर्स की वजह से क्रॉसिंग हो गया तो वो भी विस्फोट कर सकता है। तो वहां पे बिना छेड़छाड़ किए, बिना नजदीक के गए हुए 100 मीटर का दूरी रखेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हॉल में है तो आप गेट के बाहर खड़े रहिए, अगर वो विस्फोट होएगा तो आवाज बाहर तक आ जाएगी, आपको ना अंदर जाने की, उसको छेड़ने की, उसको डंडा से धक्का लगा रहे हैं या पानी डाल रहे हैं या कुछ वायर खींचने का कोशिश कर रहे हैं तो वो विस्फोट होएगा और आप उसमें दुर्घटनाग्रस्त हो सकते हैं। तो कोशिश ये की जाए, आपको जो ड्यूटी है उतना ही करना है। आपको जैसे पुलिस का ड्यूटी उसको डिस्पोज ऑफ करने का नहीं है, उनका ड्यूटी 100 मीटर का एरिया खाली करवाइए, पीसफुल रखिए, जब भी बीटीडीएस वाले आएंगे उनको रास्ते में गाइड कर दीजिए कौन सी मोड़ पर अपना आदमी रहेगा और सिग्नल दे करके उनको आगे भेजता जाएगा। जब बीटीडीएस आती है तो आपको सिर्फ यही है कि कौन आए ऑफिसर, उनका नाम गाड़ी नंबर लिखिए, अगर वो वहीं पे डिस्पोज करते हैं तो वो टाइमिंग लिख दीजिए, अगर वो लेके चले जा रहे हैं तो वो एक टाइमिंग लिख दीजिए। और पुलिस का इतना नहीं है कि वो उसको डिस्पोज करने बैठे, मगर लोग बाग ऐसे जनरली अपने हाथ में ही वो ले लेते हैं काम और उसमें दुर्घटना हो जाती है। हाँ, कुछ बहादुरी, कुछ जोश, कुछ जुनून ऐसा हो जाता है जिसमें यस ऐसा काम हो जाता है। अ, लेकिन आजकल सेफ्टी के लिए बहुत टेक्नोलॉजी भी बहुत इम्प्रूव कर गई है। जबरदस्त टेक्नोलॉजी। अभी बम हाँ, बम को अगर एयरपोर्ट में भी जैसे तो हर एक एयरपोर्ट में बम का ब्लैंकेट बम सूट रखे हुए हैं, तो जहाँ पे भी एक्सप्लोसिव है तो वो वहां पे ब्लैंकेट में समेटा हुआ रहता है, वो ब्लैंकेट को चारों तरफ में उसको लगा देते हैं, एकदम फोल्डिंग होता है बॉक्स के जैसा, अलग अलग साइज का होता है। तो वो
उसके ऊपर रख देंगे तो अगर बम ब्लास्ट होगा तो जान को कोई नुकसान नहीं होगा, तो उसकी सारी ताकत, उसके जो छर्रे स्प्लिंटर्स जो उड़ते हैं वो ब्लैंकेट के बॉक्स के अंदर ही रह जाएगी, बाहर नहीं निकलेगा। ये बहुत एक अच्छा। और दूसरा पोर्टेबल एक्सरे मशीन भी निकल गई है, बॉम्ब सूट निकल गया है, जिसकी कीमत 1.5 लाख के आसपास होती है, मगर उसका वेट होता है 12 से 15 किलो का वेट होता है। तो वो पहनने के बाद में अगर आप क्रॉलिंग से जाएंगे तो अगर आपके सामने भी विस्फोट हो रहा तो आप उसमें बच सकते हैं। और आर्मी और एयरफोर्स और नेवल में तो अब रोबोटिक्स भी आ गया है जो काफी मदद करता है। बिल्कुल बिल्कुल। एआई का भी अब आजकल उसमें इस्तेमाल होने इस्तेमाल होने लग गया है। अब लेटेस्ट में मेरे ख्याल से ड्रोन से भी कोशिश कर रहे हैं कि मैं ड्रोन के ऊपर भी मेरे लेक्चर्स होते हैं, अपार्ट फ्रॉम बॉम्ब डिटेक्शन डिस्पोजल और न्यूक्लियर केमिकल बायोलॉजिकल वारफेयर का जो मैं लेक्चर देता हूँ, जो कि मैं बीआरसी में था तो इसके बारे में मेरे को बहुत अच्छी जानकारी मिली, तो वो भी मेरे लेक्चर होते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दीज टू टेक्निकल सब्जेक्ट, मेरा थर्ड सब्जेक्ट इज ड्रोन, अनमैन्ड एरियल व्हीकल। वो भी मैं, मेरे पास में ड्रोन भी है, मैं उसको उड़ा के दिखाता हूँ क्लास में कि किस तरह से होता है, फिर उसके साथ में कुछ सामान होगा तो वो ड्रॉप कैसे कर सकता है, अगर लेना है तो वापस कैसे लेके ड्रोन आ सकता है, ये भी दिखाते हैं। और जैसे पंजाब वगैरह में ये पाकिस्तान से ड्रोन्स के थ्रू जो है ये ड्रग्स वगैरह भेज देते हैं, वो आता है, मिल जाते हैं। तो ये एक नया ही टेक्नोलॉजी है। ड्रोन से तो अभी युद्ध हो रहे हैं, ड्रोन से हाँ अब तो जबरदस्त हाँ युद्ध हो रहे हैं। ये एक हालांकि अभी जब सिंदूर के बाद में उन्होंने, पाकिस्तान ने बहुत सारे ड्रोन छोड़े थे, तो वो सारे ड्रोन कई फेल हो गए। वो ये है कि मेड इन चाइना के भी थे और कुछ तो के नहीं, भी अब थे। हमारा जो S-400 सिस्टम है, बिल्कुल। जो हमारा डोम है, उसने भी बहुत डिटेक्ट करके काफी सारे खत्म कर दिए। खत्म ही कर देते, खत्म। लेकिन ये एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि अब जो है लड़ाई मतलब ह्यूमन बेस अगर लड़ाई होगी तो वो ह्यूमन एलिमेंट जो है, जो एक संवेदना रहती है लड़ाई में, वो सब खत्म हो जाएगी। ये एक उसका नेगेटिव एस्पेक्ट है, लेकिन कुछ किया नहीं जा सकता। ऐसे ही जब टेक्नोलॉजी आती है तो ये सब चीजें समझ में आती हैं। यस। और जब आप ये इसके बाद आपने, हाँ मैं ये बोल रहा था कि जब मैं ग्वालियर में था तब वो यूनिट सेटअप हो रही थी, जो बायोलॉजिकल और न्यूक्लियर वॉरफेयर की ट्रेनिंग और वहाँ सिस्टम डेवलप कर रहे थे। वो उस समय वो काफी इम्पोर्टेंट यूनिट थी। और उस क्योंकि आने वाले समय में ये खतरा तो है। अभी हमने कोरोना देख लिया, वो भी एक तरह से बायोलॉजिकल, इट वाज अ बायोलॉजिकल वॉर, इट वाज अ बायोलॉजिकल वॉर। ये तो है, न्यूक्लियर का भी बना ही रहता है देखना। नहीं रहता। तो जी, तो इसमें आपने उसके बाद आप रिटायरमेंट के बाद आप बहुत एक्टिव हैं। दिस इज वेरी गुड। और मैं 68 क्रॉस कर गया और 69 मेरा चल रहा है। मेरे बाल अभी तक काले हैं, चश्मा नहीं लगाया, उसकी वजह है योगासन। मैं योगासन रोज सुबह 5 बजे से लेकर के 6:30 बजे तक योगा करता हूँ, 70 आसन रोज करता हूँ। और मेरा जो हमारे हेडमास्टर जी कनीराम जी पुरोहित थे, उनको मैं उनको देता हूँ कि उन्होंने, मेरा सौभाग्य था कि मैंने उनके अंडर में ये चीजें सीखी। और वो कनीराम जी तो खुद शीर्षासन करते हुए सीढ़ियां चढ़ जाते थे, सीढ़ियां उतरते थे। तो इतने बड़े गुरु के साथ में मैंने सीखा, मुझे बहुत आनंद आया। और आज भी मैं करता हूँ, अमेरिका में भी मैं क्लासेस ले रहा हूँ यहाँ पे, और वो भी सीनियर सिटीजन 87 ईयर के लोग भी मेरे पास में यहाँ पर जो है योगा में उनको चेयर योगा करवाता हूँ, ताकि वो अपने आप को
फील करें। ये एक बहुत बड़ी चीज होती है। कारण क्या है कि जब आदमी बूढ़े हो जाते हैं, औरत आदमी कोई भी, तो उनको एक लगता है कि कैसे जिएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। जब मेरे पास में जब आते हैं, मैं 1 घंटे का इनको चेयर योगा वगैरह करवाता हूँ यहाँ पे। और पहले भी जब जब मैं यहाँ आया हूँ, मेरी योगा की क्लास मैं यहाँ लेता हूँ, मैजिक भी होते हैं मेरे, कविता पाठ के लिए भी बुलाते हैं। अभी 27 तारीख को सेंद्रा ओमान में मेरा एक मैजिक शो रखा सीनियर सिटीजन के लिए। ऐसा टोटली बुकिंग होता है, और भगवान की दया से मैं एक भी पैसा नहीं लेता हूँ। मैं योगा क्लास का कोई पैसा नहीं, मैजिक शो का कोई पैसा नहीं लेता हूँ, मैं फ्री में करता हूँ। मेरे को वो आप लोग का उसमें आशीर्वाद मेरे लिए बहुत बड़ी चीज है। पैसा तो क्या है कि ऊपर ले जाने की कोई सुविधा नहीं है, इसलिए मैं करने की जरूरत नहीं समझता हूँ। और बहुत अच्छा सा मुझे ऐसा लगता है कि लोगों का उसमें मुझे आशीर्वाद मिलता है, और उसकी वजह से मैं स्वस्थ रहता हूँ। आज भी 4-5 लोग मेरे को मारने आए, लड़ाई करे, तो मैं भी थोड़ी बहुत तो मार खाऊंगा, मगर मैं मार कूट के भाग भी जाऊंगा, 2-4 को तो गिरा के जाऊंगा। ये बिल्कुल दम है। ये जज्बा बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं जब इनको योगासन करवाता हूँ सीनियर सिटीजन्स को, तब ऐसा लगता है कि उनमें भी एक एक रोशनी जग जाती है, और वो छोड़ते नहीं है। मतलब 1 घंटे की होती है तो वो 1.5 घंटा तक मेरे को नहीं छोड़ते हैं। बहुत खूब। हम अपना मुकाम खुद ही बनाते हैं, जमाना हमको नहीं, हम जमाने को बनाते हैं। जमाने उसकी आप एक मिसाल। तो इतने एक्टिव हैं। और ये जागरण भारत में भी आ रहा है, क्योंकि योगा पॉपुलर हो रहा है। ये रामदेव जी ने, रियल में बताओ, रामदेव जी, इनका असली नाम रामकिशन यादव है, और इन्होंने जो ये योगा का शुरू किया है, बहुत अच्छा किया। और उसकी वजह से पूरे विश्व में जो है योगा डे वगैरह हम लोग 21 जून को मनाते हैं। और 21 जून को मेरा मुंबई में था मैं जब, तो वहां पर एटॉमिक एनर्जी डिपार्टमेंट ने मेरे को इनवाइट किया था। एटॉमिक एनर्जी के चेयरमैन मिस्टर मोहंती, और उनका करीबन सारा स्टाफ वहां पर जो है, मैंने योगा करवाया था, तो बहुत अच्छा लगा। उन्होंने तो मेरे को बोला, अरे आप रिटायर होके 7-8 साल हो गए और अभी इतना मेरे को आज 40 आसन करवा दिए। तो मैंने कहा, सर आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा, आपको सारी शक्तियां इंसान में है, अगर उनको वो पहचान पाए तो बहुत अच्छा होता है। तो हम लोग योगा का ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देता हूँ मैं। और काफी मैं इंडिया आपको ये में भी कहना चाहूंगा, मैं ये ऐड करना चाहूंगा कि आई एम एट द एज ऑफ 69, मेरी कोई भी मेडिसिन चालू नहीं है, मैं कोई भी दवाई नहीं लेता हूँ, टच वुड। मेरे को जरूरत भी नहीं होती है, और कोशिश करता हूँ कि मैं नहीं मिले मेरे को, नहीं मैं अपना। सब सब बीमारियों की एक कॉमन दवा है योगा। तो यस। आप एक दवा तो लेते ही हैं। तो वैसे भी इंडिया में अभी फिट इंडिया बहुत बड़ा चल रहा है कि ओबेसिटी, हर हर पांचवा बच्चा मोटा है। तो वो भी एक जरूरी है। हाँ जी। योगा और डाइट कंट्रोल और ये सब बहुत यस। जरूरी है। और फिर आप आपने मतलब फैकल्टी, एज ए फैकल्टी भी आप बहुत से इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट, योगा यस। और डिस्पोजल वगैरह का स्किल का कोर्स करवाते हैं। तो स्किल डेवलपमेंट बहुत जरूरी है। और योगा भी एक स्किल है, बॉम्ब डिस्पोजल भी स्किल है, स्ट्रेस मैनेजमेंट भी स्किल है। तो स्किल डेफिसिट वैसे भी इंडिया में कहा जाता है कि स्किल की कमी है, इसलिए लोगों को नौकरी नहीं मिलती। तो अ, जो आजकल सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व में देखें तो एक अनरेस्ट सा है, एक बेचैनी है लोगों में। और जो स्ट्रेस लेवल है वो काफी हाई है। यस। वो हो सकता है वो वर्क के स्पेस में भी है, फैमिली स्पेस में भी है, और सभी स्पेस में है, बिजनेस स्पेस में है। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए योगा और मेडिटेशन से अच्छा और क्या हो सकता है।
बिल्कुल सही बात है। तो इसमें मैं ये टेक्निकल 3 सब्जेक्ट्स के अलावा स्ट्रेस मैनेजमेंट, सेल्फ मोटिवेशन, पब्लिक रिलेशंस, कम्युनिकेशन स्किल्स, टाइम मैनेजमेंट, टीम बिल्डिंग, देन इसके अलावा भी एटिकेट्स इन प्रोफेशनल लाइफ लाइक दैट मेरे सारे लेक्चर्स होते रहते हैं और अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस मेरे को बुलाती रहती है और मेरे ये लेक्चर भी देता हूँ, योगा भी करता हूँ। सब जितना हो सकता है मैं अपना समय यही काम में लगा देता हूँ और मुझे मालूम ही नहीं है कि कब रात होती है कब दिन होता है। मेहनत करता ही जाता हूँ। कोशिश यही रहती है कि मैं अपना जीवन समाज के लिए समर्पित करूं क्योंकि समाज ने हमको बहुत कुछ दिया। मैं एक चार पालक का झोल की सब्जी खाता हुआ हूँ। आज मैं जो चाहूँ वो खा सकता हूँ। मगर मेरा एक नियम है, मैं आपको बताना भूल गया था। मैंने जिंदगी में आज तक चाय, कॉफी, ठंडा, कोल्ड ड्रिंक्स, कोको कोला कुछ टेस्ट नहीं किया। मैं खाना 24 घंटे में एक ही टाइम खाता हूँ, 10:30 बजे करीबन दिन को। उसके बाद में नेक्स्ट डे खाता हूँ। बीच में इवनिंग के टाइम में फ्रूट और दूध ले लेता हूँ। सुबह योगा करके मैं अपना दूध का ग्लास लेता हूँ जिसमें हल्दी होती है, थोड़ा सा 1/4 चम्मच, थोड़ा काली मिर्च का पाउडर डालता हूँ, थोड़ी शक्कर डाल देता हूँ और मैं अपना दूध वहीं से शुरुआत होती है। मेरा सादा जीवन है और मेरे को ये नहीं है कि ये खाऊं वो नहीं खाऊं, बिल्कुल थोड़ा खाना खाता हूँ और मेरा जीवन चल जाता है। चाहता हूँ कोई नेक काम हो जाए, मेरी जिंदगी इंसानियत के नाम हो जाए, शायद आप उसकी मिसाल हैं। तो अ, ये आपने अच्छा संदेश दिया है लोगों को कि वैसे भी हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे जो ऋषि मुनि हैं, वो भी इसी तरह की जिंदगी लोगों को बिताने की राय देते हैं कि भूख लगने पे ही भोजन खाना किया कम, जाए। भूख लगने पर खाएं, खाना उतना खाएं कि आप उसको हजम कर सके। लोग तो खाने को ऐसा सोचते हैं कि बस माल आ गया खाओ, मिठाई बहुत सारी खा लो। अरे लिमिट में खाइए। आप कार लेके जा रहे हो, स्कूटर लेके जा रहे हो और हॉल के नजदीक ही खड़ा करेंगे, खाना खाएंगे, वापस उसमें बैठ के घर जाएंगे तो रात को अपचन होएगा, सुबह आपको प्रॉब्लम होएगी। आप थोड़ा हजम करने की कोशिश कीजिए। खाना अगर हजम हो गया तो आपको बीमारी का कुछ भी नहीं है। अभी लोग जैसे दाल खाएंगे तो हजम हो जाती है, नॉन वेज खाएंगे तो हजम होता है। तो अपना शरीर एक केमिकल फैक्ट्री है, आप कुछ भी डालो वो हजम करता है, मगर उसको डाइजेशन का टाइम लगता है। आप ऐसा नहीं है कि आप खाते जाओ, भूख लगी इसलिए खा रहे हैं और 9 बज गए इसलिए खा रहे हैं, आज कोई नहीं इसलिए खा रहे हैं, एक्स्ट्रा बच गया घर में खाना तो खा रहे हैं। खराब होने के फेंकने के बजाय हम लोग खा लेंगे। तो ये आदत नहीं होनी चाहिए। आदत ये होनी चाहिए कि हमको लिमिट में खाना खाओ, हिसाब से खाना खाओ और वो हजम हो जाए। शरीर को अंदर हमारी जो आंतें जो भी खाना डाइजेस्ट करती है, उनको उनका काम मालूम है कि कब करना क्या नहीं करना। आप ऊपर से खाना खाते जाएंगे तो उनका काम करने की क्षमता कम होती जाएगी, फिर अल्सर होएगा, लूज मोशन होएगा या कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, कुछ ना कुछ आपको उल्टी बीमारी होएगी। और अगर थोड़ा पेट खराब है तो सारा शरीर खराब है। हाँ, थोड़ा मेहनत करना आजकल, चलना फिरना लोगों ने कम कर दिया है। मतलब नहीं घूमना 100 चाहिए, मीटर भी मतलब चलना है वॉक। तो स्कूटर नहीं से नहीं चले हाँ, जाते हैं। इनको पे जाए, नहीं नहीं वॉक करना चाहिए। मैं बताऊं भगवान की दया से मेरे सब सुविधाएं होने के बाद में भी मैं वॉक करता हूँ, सीढ़ियाँ चढ़ता हूँ, बहुत सारी उतरता हूँ। बहुत मेहनत करना पड़ता है क्योंकि अपना शरीर को अपने को ही स्वस्थ रखना है। डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो अपने हिसाब से वो दवाई भी देते जाएंगे और आपको नई नई बीमारियां होती जाएगी। आप बोलेंगे डॉक्टर ने बोला ब्लड टेस्ट कराया, आपको अगर कैल्शियम की कमी है आपको सैंडोज कैल्शियम की गोली दे देंगे। अब आप 3-4 महीने रोज कैल्शियम खाएंगे तो आपको स्टोन होना ही है, पथरी होनी है, उसका नया ऑपरेशन होना है। तो आप उसके बजाय जो है कैल्शियम खाने के, वो गोली खाने के बजाय आप मूली खाइए, मखाना का सब्जी खाइए, केला खाइए। जो चीज आप में जिसमें कैल्शियम है डायरेक्ट खाएंगे तो आपको वो तकलीफ नहीं होगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। डॉक्टर के भरोसे शरीर नहीं छोड़ना चाहिए। मैं डॉक्टरों का सम्मान करता हूँ कि वो इमीडिएट रिलीफ कर देते हैं, मगर आप जड़ में मेरे जाइए दो ही कि उस कमेंट आए कहाँ हैं, पे कैल्शियम लेकिन मिल सकता कमेंट है आप वो बॉक्स खाइए में लोग दिख तो रहे हैं आपको यहाँ, और शरीर यहाँ अच्छा 7 से 9 रहेगा। लोग दिख रहे हैं।
हाँ, ये तो है कमेंट कि क्यों नहीं कर रहे? कर रहे होंगे, इस पर नहीं जो दिख रहा। टेक्नोलॉजी है यूट्यूब पे नहीं, उसने फेसबुक पे कर रहे को होंगे। हाँ, फेसबुक पर ये कर कन्वीनियंट रहे बनाया है, हैं और यूट्यूब पर लेकिन ये है। फेसबुक वाले नहीं वो दिखेंगे एक क्योंकि स्टेज जुगाड़ थी से कि है ना हम वो। टेक्नोलॉजी का यूज और करते थे। सर को नहीं बताया अब टेक्नोलॉजी हमारा इस यूज पर करने आंसर लगी चाहिए है। सर। मतलब अच्छा। हम एक तरह से फेसबुक गुलाम वाले होते जा दिखेगा रहे हैं तो कोई टेक्नोलॉजी के। दिखाइए। ये थोड़ा सा इसको जरूर मैंने सोचने वॉइस वाली में बात है एरोप्लेन मोड में कि डाला। अच्छा, हाँ जी। लोगों ने चलना फिरना छोड़ दिया है। अब आपकी कविता यात्रा पर आते हैं। आपने आपकी सर इनको जल्दी मैंने निपटा बचपन दो। से ही कविताएं लिखी और ये चूंकि मेरे पिताजी भी कविताएं लिखते चार थे व्यूज आ चुके हैं। तो नहीं फिर मेरे को वो शौक भी क्या था। लिख रहे हैं? मैं नाम जब सेंड छोटा करोगे? था तो एक अच्छा, 31। स्वर्गलोक करके एक न्यूज अच्छा, मैगजीन आती थी, लखनऊ से ही पब्लिश होती थी। तो मैं जब अच्छा, 10th में गया तो फिर उसमें सहायक संपादक की जगह निकली हुई थी, अखबार में एडवर्टाइजमेंट था। तो मैंने ऐसे ही डाल दिया, मुझे लखनऊ बुलाया गया। मैं गया लखनऊ। कर अ, लीजिए। तो मेरे को वो साहब ने बोला कि आप तो अभी तो 10th में ही हो, क्या कविता है? मैंने कहा नहीं साहब, आप लिखता हूँ मैंने सोचा कि अभी मेरे पिताजी नहीं है तो रजिस्ट्रेशन नहीं कुछ किया। पैसों का जुगाड़ हो सिंपल जाएगा। मैं करेंगे आ तो उसका गया पेमेंट। हूँ। तो बोला अच्छा आप एक ये लोग अ, क्या वो रत्नेश्वर कविता में क्या लिखिए। लिखा है? मैंने कहा सब साहब कमेंट कोई कीजिए। सब्जेक्ट दे देंगे तो लिख देता हूँ। तो उन्होंने बोला आप तुम यहाँ विज्ञान से भी निकाल में सकते रुचि रखते हैं? मैंने कहा हाँ, तो विज्ञान के हो। ऊपर लिखो। विद्वान मनीष सिंह को। तो मैंने एक छोटी सी कविता उस टाइम लिखी थी न्यूटन के ऊपर। घर पर बैठे का लगा नहीं मन, आया बगीचे में खटपट और सोचने लगा ये सेब पेड़ से गिरा क्यों नीचे। ध्यान था उसका तल्लीन, था मन में लीन, उत्तर निकला कुछ समय से, गिरा है गुरुत्वाकर्षण के बल से। मैंने बट ऐसा लिख के दिया। अरे आप तो बहुत अच्छी लिखती कविताएं, और मगर हम इतने छोटे एज में आपको ले नहीं सकते नौकरी में। आपका हम आने जाने का किराया देते हैं और आपको 500 रुपए ऊपर से देते हैं। वो इसलिए दूंगा मैं, वहाँ के जो चीफ एडिटर थे या जो भी मालिक थे स्वर्गलोक मैगजीन के, तो आपको मैं इसलिए दे रहा हूँ कि आप और कविताएं लिखिए। और मैं वहां से जब लौट के आया तो मुझे बहुत खुशी हुई कि चलो मुझे नौकरी नहीं मिली, 500 रुपए तो मिल गए। मैं इस खुशी से निकला। और उस बहुत समय बहुत बड़ी वैल्यू थी। यूट्यूब पे भी मुझे कई याद है लोग जब मेरा देख रहे हैं। बाड़मेर पोस्टिंग हुआ था, मैं 65 रुपीज लेकर के बाड़मेर गया था, पैसों की कमी थी। तो आपकी एक किताब को आपने देखी? हाँ, मैंने बहुत सारी कविताएं लिखी तो मैंने 100 कविताओं का एक संकलन किया और लिख करके मैंने ये सत्यम पब्लिकेशंस दरियागंज नई दिल्ली है, वहां पर मैंने उनको दिया हूँ। तो शायद वो अभी जो ये साल दूसरे तक वो अभी यूएस नेक्स्ट वाले ईयर थे उन्होंने बहुत अच्छे 2026 से में किया था। ये मैं यूएस किताब के को हैं। पूरा एक और थे उसको ना, मेरे को उन्होंने टाइप टूप कर लिया है, बस अब प्रूफ रीडिंग वो करके उसको बढ़िया फ्री किया था। करना है। तो वो मेरी उनका किताब छप बढ़िया जाएगी था। तो फिर उसका विमोचन होगा। ये मैं सबसे आपके ज्यादा इधर से भी विमोचन प्रभावशाली करवाऊंगा, व्यक्तित्व है, मेरा ये लेकिन बोलने में मान्यता थोड़ा है हाँ, कि हमारे और अभी ये वो आपका उनको ये लाखों लाख मंच का रुपए जो कमाते वार्षिक दिखे। कार्यक्रम होता है जी हाँ। 31 जनवरी को, हाँ तो मेरे ख्याल से डेट मैच कर रही है। आपका आपका स्वागत है, आमंत्रण है, आइए। जरूर जरूर मैं करूंगा। अभी क्या है कि 4 जनवरी को मेरा रिटर्न टिकट है, तो जी उसके बाद में तो उतना जल्दी हो नहीं पाएगा। नेक्स्ट ईयर कर देंगे, कोई मेरे को ऐसा नहीं है, क्योंकि हाँ ये किताब छपने के बाद में भी वो पता नहीं कितना पैसा लेंगे, क्या करेंगे। वो पूरा फाइनल अभी तक किया नहीं, बट उनका मैसेज है कि आपका किताब को हमने पूरा उसमें बना दिया है कंप्यूटर में, आप एक बार प्रूफ रीडिंग कर दीजिए और फाइनल कर दीजिए। तो मैं जब फाइनल करने प्रूफ रीडिंग करने जाऊंगा दिल्ली में तो फिर करके ले लें। हाँ जी। बहुत और कविताएं लिखता हूँ, बहुत तरह तरह की कविताएं लिखी है, विज्ञान के ऊपर, भगवान के ऊपर, सब तरह की सामाजिक कविताएं। वो एक आध कविता, कविता आपको कि अपने संग्रह से अगर हो तो सुनाइए। एक विधवा औरत गरीब होती है तो वो भी, उसकी भी दास्तानें मैंने लिखी है। और वो तो इस तरह से लिखा था कि एक अभी अभी मैंने
जो लोग बाग जो तनाव में रहते हैं, उलझन में रहते हैं, उसके ऊपर भी मैंने कविता लिखी है कि उलझने बहुत है जीवन में, उलझने बहुत है जीवन में, फिर भी मैं उन्हें सुलझा लिया करता हूँ। उलझने बहुत है जीवन में, फिर भी मैं उन्हें सुलझा लिया करता हूँ। और फोटो खिंचवाने पर अक्सर मुस्कुरा दिया करता हूँ। फोटो खिंचवाने पर अक्सर मुस्कुरा दिया करता हूँ। क्यों नुमाइश करूं मैं अपने माथे पर शिकवा की, क्यों नुमाइश करूं मैं अपने माथे पर शिकवा की, उन्हें तो मैं हाथों हाथ मिटा दिया करता हूँ। और मालूम है जब लड़ना है खुद को खुदी से तो हार जीत में कोई फर्क नहीं समझता। मालूम है जब लड़ना है खुद को खुदी से तो हार जीत में कोई फर्क नहीं समझता। कभी हारूं या कभी जीतूं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कभी खुद को जिता देता हूँ और कभी खुद से जीत जाता हूँ, कभी खुद से जीत जाता हूँ। वाह, बहुत खूब। भंवर से कैसे बचा जाए पतवार से पूछो, हमारा हौसला पूछो तो फिर मझधार से पूछो। तो अ, आप की कविताओं के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपको बहुत से अवार्ड मिले हैं, आपके में मैजिक के लिए भी अवार्ड मिले हैं आपको, आपके प्रोफेशनल लाइफ में भी बहुत से अवार्ड मिले हैं। तो किसी कुछ अवार्ड के बारे में बताइए जो आपको बहुत ज्यादा प्रिय हो और जिसके साथ कुछ यादें जुड़ी हों। दूरदर्शन ने एक बार मुझे बुलाया था मैजिक करने के लिए। बच्चों की फुलवारी नाम का कुछ प्रोग्राम था, ये दूरदर्शन का था। तो उसमें मैंने जब अपने मैजिक का प्रोग्राम किया, वहाँ बहुत सारे बच्चे बच्चे लाके उन्होंने रखे थे और बहुत अच्छा लगा। तो दूरदर्शन ने मेरे को बहुत सराहा। उसके बाद में मैं महाराष्ट्र में, जो कि मुंबई में मैंने काफी अपना टाइम निकाला है जिंदगी का। मैं 82 से 6 नवंबर 82 से मैं मुंबई में ही था, तो रिटायरमेंट तक वहीं रहा। तो मैंने ये देखा कि वहां पर जो है अम, अ, ये मैजिक वगैरह करने से अच्छा लगता था मेरे को। तो फिर मैंने किया। फिर भारत सरकार, ये महाराष्ट्र शासन का जो ये सांस्कृतिक कार्यालय ने भी मेरे को इनवाइट किया था कई बार मैजिक शो करने, गेट ऑफ इंडिया पे और अलग अलग जगह पे उनकी तरफ से मैंने शो किया। तो फिर उन्होंने भी मेरे को, भारत सरकार का तो मेरे को मिल ही गया, महाराष्ट्र शासन ने भी मुझे जादूगर कलाकार घोषित किया। तो हम लोग जादूगर कलाकार होने की वजह से हम लोग ट्रेन में भी अगर सफर करते हैं तो कुछ उसमें डिस्काउंट मिलता है टिकट्स में, 25% या 50% इस तरह से डिस्काउंट मिलता है। मगर अभी समय कम है तो उसमें ट्रेन में नहीं जा पाते, फ्लाइट में चले जाते हैं, जल्दी पहुंच जाते हैं क्योंकि आगे के बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं तो कोशिश ये की जाती है। और फ्लाइट में क्या, पहले तो कुछ वो भी मिलता था, वो भी कुछ नहीं मिलता है, मगर चलो पैसा आपके खर्च खरीद कर के देते खाना हैं। पड़ता हाँ, समय थोड़ा कम है तो उसकी वजह से। और जीना भी क्या, अभी 69 हो गए तो अभी और कितना 10 साल 15 साल, मगर मैं तो सेंचुरी करके जाने का मेरा प्लान है। तो मैं इतना तो जीऊंगा, 100 साल तो, 100 साल तो आराम से निकाल दूंगा मैं। बिल्कुल बिल्कुल। वाह, जिस हाँ जी। जिस हिसाब से आपका रूटीन है, जिस हिसाब से आप योगा करते हैं, थोड़ा बहुत मैं भी योगा कर लेता हूँ, तो यस। उसके कारण अभी चल फिर सकता हूँ। मैं आपसे करीब 10 साल बड़ा हूँ, मैं 80 मेरा हो चुका है। अरे तो वाह, फिर भी शाइनिंग है सर। वो शाइनिंग नहीं कहीं चल रही ना, जब आपकी नजरों में शाइनिंग होगी। नहीं नहीं नहीं, शाइनिंग है और आपकी आवाज भी बुलंद है। मतलब कि हर इंसान को, मतलब आप टेलीफोन पे बैठे हुए हैं, आप उसकी आवाज से पहचान सकते हैं कि उसकी एज क्या होगी। आप उसके, नहीं देखा आपने, नहीं देख रहे हैं, फिर भी आप उनको पहचान सकते हैं कि टेलीफोन की आवाज से एज क्या है, उनका मन में किस तरह के विचार है, वो पहचान सकते हैं। ये आईबी में इंटेलिजेंस में तो कई चीजें सीखने को मिल जाती है। और अभी और भी एक जैसे बोर्ड पे मैं हाँ, जादू का तो शो मैंने मेरे शो ऐसे ही था कि मैंने कभी सोचा नहीं कि मैं जादूगर का काम करूंगा। हम जब स्कूल में थे तो वो टाइम में एक जादू का शो किया था किसी ने, तो उसके बाद में मन में था कि जादूगर बनना है। तो मैंने फिर धीरे धीरे जो है
जिस तरह से ये मैं बॉम्ब का लेक्चर जो देता हूँ, मैंने आपको बताया कि तो बिना एक्सप्लोसिव के किस तरह से बॉम्ब बन सकता है, ये मन में ख्याल था। तो वो जादू से ही फिर हमने शुरू किया कि कैसे आग जला सकते हैं। तो वो मैंने इस तरह से शुरू करके मैंने जादू का किया। और जादू का शो मेरी कांति मैडम से बात हुई है। मैंने कहा अभी नेक्स्ट टाइम जब भी आप जिस जगह में भी अनक का कुछ प्रोग्राम करेंगे 2026 में, जस्ट लेट मी नो, मैं आऊंगा और मेरा मैजिक शो करूंगा 1-1.5 घंटे का। आपको जितना चाहिए उतना देर का लिए करूंगा। मैं और आप एक मैं एक ऑर्गेनाइजेशन चलाता हूँ, वो सोशल सर्विस का है। जी हाँ, MR गीता वेलफेयर सोसाइटी करके मैंने एक डेवलप की थी 3 साल पहले। जब मैंने रिटायरमेंट का प्लान किया था तो उसके 2 साल पहले मैंने ये शुरू कर दी। तो ये कुछ बच्चों को, जो गरीब बच्चे हैं, उनको हम स्कॉलरशिप देते हैं, मेंटरिंग करते हैं और उनको उसका रिजल्ट अच्छा है। करीब 20-25 बच्चे हैं जिनको हम लोग करते हैं। और एक क्लाउड किचन बनाया है जो गीता माधुरी रसोई करके। तो वो जो गरीब मरीज हैं हॉस्पिटल में, उनको फ्री लंच हम लोग प्रोवाइड करते हैं। तो मैंने कांति जी से बोला था कि हम कुछ एक जो इन बच्चों के लिए कुछ एक वो करेंगे शो। तो उसमें अगर आप यहाँ रहे तो हम आपको इनवाइट करेंगे। और आपका वैसे कौन सी जगह पर ये है? जबलपुर में। ओके, सो मैं जबलपुर आऊंगा, मैं आपसे वादा करता हूँ। और आपके बच्चों के लिए मैं मैजिक शो फ्री में करूंगा। और अगर आपके पास में कोई भी हैंडीकैप्ड बच्चा होता है तो उसको मैं जादू भी सिखाऊंगा और एक किट भी दे दूंगा। तो वो जिंदगी में कहीं पे भी जाकर के अपना आधे घंटे का शो करके आ सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं आपसे तो जादू करने को नहीं कहूंगा, नहीं तो आप मेरे को ही गायब कर देंगे, क्योंकि गायब करना बड़ा कॉमन रहता है जादूगरों का। तो आपसे अभी तो नहीं बोलूंगा जादू दिखाने के लिए, लेकिन जरूर स्टेज पे बिल्कुल, जरूर करेंगे। हाँ जी, बिल्कुल जरूर करेंगे जरूर साहब। करेंगे। हाँ जी, हाँ जी सर। और अब आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और अ, हमारा ये जो सफर है चलता रहेगा साथ साथ का। आपसे मैं पहली बार मिल रहा हूँ, लेकिन बहुत अच्छा लगा मुझे। और मैं अब आपको अपना दोस्त मान के चलता हूँ और इस मंच का दोस्त मान के चलता हूँ। अनग मंच जो है, तो जिंदगी गुजर जाए पर दोस्ती कम ना हो। जिंदगी गुजर जाए पर दोस्ती कम ना हो। याद तुम्हें रखना चाहे पास हम ना हो। कयामत कयामत तक चलेगा अनंत का सफर। दुआ करो कि आपका और हमारा रिश्ता कभी खत्म ना हो। तो बिल्कुल आप 100 साल जिए, हम जितने भी साल जिए हम तो उतना नहीं सोच सकते। 80 के हो ही चुके हैं हम, 80 पूरा हो चुका है। तो 100 तो लेकिन पूरा कर लीजिए सर, सेंचुरी तो मार के जाएंगे। जो और सेंचुरी को तो मार देता है ना, तो उनको क्रिकेट वाले लोग बहुत याद रखते हैं। तो अपने को भी सेंचुरी मारने क्रिकेट तो खेलते नहीं। बिल्कुल। तो बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। और हाँ, मुलाकात होगी आपसे। जरूर और सर। अनक के मंच में से आप तो टच में हैं ही, टच में रहिएगा। बहुत अच्छा लगा। अब मैं कांति जी को अगर वो हैं तो उनको बुलाता हूँ समापन के लिए। जी हाँ और जी। तो आप किस जगह हैं वहाँ? कांति मैडम तो सब जगह है, बस नाम ले लीजिए मन में तो वो हाजिर है। ये आपका जादू है वो। देख ये सरस्वती का रूप है जी, सरस्वती माँ का रूप है। कुछ बड़ा बदल बोल इनकी कलम भी कलम भी चलती है और इनकी जबान भी बहती है कि सरस्वती बैठी हुई है कंठ पर। बहुत बड़ी नमस्ते जी। बहुत बड़ी उपमा दे दी आपने। नहीं, उपमा क्या, ये तो रूप है। ये तो एक हकीकत है कि हर इंसान जो है भगवान का ही रूप होता है। चाहे वो किसी भी भगवान का हो,
तो भगवान का ही होता है। अच्छे कर्म करेंगे तो वो बहुत अच्छे इंसान और भगवान के रूप है। आप जिस तरह से साहित्य से जुड़े हुए हैं और अलग अलग तरह के अनग कार्यक्रम के थ्रू आप जो ये प्रोग्राम करवाते हैं, तो आपकी महानता है और हम इस महानता को प्रणाम करते हैं। आपके पास नहीं, भी जादूगर जो है वो साहित्यिक व्यक्ति को तो उपमा साहित्यिक देगा और हम जैसे व्यक्ति को वो उपमा खाने वाली देगा, तो दोनों का ही काम हो गया। जी हाँ, लेकिन आप मुझे लोग बहुत अच्छा लगा। हाँ जी। आप लोगों की बातचीत बहुआयामी थी और बहुत सारी विषयों पर आप लोगों ने प्रकाश डाला। लेकिन आप जैसे मतलब आप जो आए हैं आज मंच पर, तो मुझे लगता है कि दुनिया को बहुत कुछ देने के लिए आपके पास है, जो हम आपसे ले ले करके जितना हो सकेगा बांटते जाएंगे। जी। जरूर जरूर और जरूर। ये अनग का बोलते हैं ना, अनग शिव जी का नाम है एक्चुअली। हम लोगों ने नाम ही रखा है हाँ शिव जी। जी के नाम पर। तो वो चुन चुन के ही ले आते हैं आप जैसे व्यक्तित्व को, अपने बच्चों को। तो आप लोगों की जितनी भी बातचीत का मैं सुन रही थी, मैं दूर नहीं जाती हूँ, सुनती रहती हूँ। बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। और मैं चाहती हूँ कि हाँ जी। निर्विघ्न रूप से बातचीत चले, ताकि दर्शक दीर्घा में जो लोग जुड़े हैं वो खूब गहराई से उस बात को समझें और ले सकें। क्योंकि एक से अनेकों तक पहुँचती हैं जानकारियाँ। आज की जानकारियाँ बहुत ही महत्वपूर्ण थी। तो आपने दिया भी बहुत सारा जानकारी। इसी के साथ समापन के लिए दर्शक दीर्घा में विराजमान विद्वान मनीषियों का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। और आपकी गरिमामयी उपस्थिति से यह आयोजन चांदनी की तरह प्रकाशमान हुआ। सचमुच आज बहुत अच्छा लगा मुझे भी। हमेशा ही अच्छा रहता है, लेकिन आज कुछ ज़्यादा ही हमें पसंद आया आज का कार्यक्रम। तो आज के इस संवाद के लिए हम दोनों अतिथियों का की अद्भुत प्रस्तुति और साक्षात्कार देने वाले और लेने वाले दो सशक्त मनीषियों का गहन वाणी ने इसे अविस्मरणीय बना दिया। आपके अनुभव और विचारों ने हमें जीवन के मूल्य, कर्तव्य, राष्ट्र सेवा की अनुभूतियाँ दी। तो चंद शब्दों में, धरती के रखवाले वीर नभ तक परचम लहराएं, भारत माँ के सूर सपूत रण में जगमगाएं, बलिदान की अमर गाथा युगों तक स्वर में गूंजे, शौर्य ज्योति जला करके जग को आलोकित कर जाएं। अब इस ऐतिहासिक संवाद का समापन करते हुए मैं सभी से निवेदन करती हूँ कि हम राष्ट्रभक्ति साहित्य की इस मसाल को आगे बढ़ाते रहेंगे। पुनः इसी उत्साह ऊर्जा के साथ शीघ्र ही मिलेंगे। हम दोबारा फिर बुलाएंगे, कई बार बुलाएंगे, अनेकों जानकारियाँ हम आपसे लेंगे। तो इसी के साथ सर, आप कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं, मैं क्या बोलूँगा, मतलब इसके बारे में भी बस कह सकता हूँ कि जहाँ रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा, किसी चिराग का अपना मौका नहीं होता। तो ये चाहे भारत में रहे चाहे अमेरिका में, ये रोशनी बिखेरते रहें और रोशनी भारत भी पहुंचे और अनक मंच पर भी आज जैसे अनक मंच रोशन हुआ है, हमारे और भी प्रोग्राम में आए और बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। बस इतना ही कहना चाहूंगा कि आपका 100 साल का जो सपना है वो 150 तक जाए तो भी कम है। अगर डबल सेंचुरी रहे तो और अच्छा। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप जल्दी मिलेंगे। जी। साथ ही मैं तो ये जरूर। कहना चाहूँगी कि आप एक ही का नहीं आशीर्वाद, आप दोनों को ही, कि आप लोगों की डबल सेंचुरी मारे सर। क्योंकि अनक को देना है बहुत कुछ, आप देंगे और अनक लेगा। जी। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम, जय शुभ रात्रि जय सर। हिंद, वंदे मातरम। तो शुभ रात्रि सर।